वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इंट्रोडक्शन का टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जो रेलिवेंट आईएफआरएस हैं उसमें IS 32 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स प्रेजेंटेशन है। और इस स्टैंडर्ड के अंदर जो बेसिक हमारे पास इंफॉर्मेशन है और रूल्स हैं वो डेफिनेशन और कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हैं। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे कन्वर्टेबल डिबेंचर वगैरह होते हैं, तो हमारा फोकस बेसिकली इसमें से डेफिनेशन पर होगा, वो भी पार्शली। उसके बाद IFRS 7 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करता है। फिर IFRS 9 है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट हमारे लिए स्टैंडर्ड है। इसके अंदर क्लासिफिकेशन, रिक्लासिफिकेशन, रिकग्निशन वगैरह, मयरमेंट के रूल्स, इम्पेयरमेंट, हैजिंग वगैरह सब चीज़ों के रूल्स जो हैं वो IFRS 9 में हैं। और फिर IS 39 है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिकग्निशन एंड मेजरमेंट। बेसिकली IS 39 जो है वो IFRS 9 से रिप्लेस हो जाना है और ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। सिर्फ IS 39 में इस वक्त जो है हेज अकाउंटिंग के जो रूल्स हैं वो इफेक्टिव हैं कि वो एंटिटीज़ को कुछ को अलाउड हैं कि वो उनको यूज़ कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली IS 39 जो है वो ख़त्म हो जाएगा और IFRS 9 ही जो है वो फुली एप्लीकेबल रह जाएगा। अब डेफिनेशंस की तरफ आते हैं। तो जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या हैं? तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन किया जाता है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स राइज टू, किस चीज़ को राइज देता है जी? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कि एक एंटिटी का फाइनेंशियल एसेट बन जाता है और दूसरी एंटिटी का फाइनेंशियल लाइबिलिटी या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। अब जब हम बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज तो इन्वॉल्व होती ही हैं। तो दो पार्टीज इन्वॉल्व होंगी, यानी एक एंटिटी इन इट सेल्फ कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्रिएट नहीं कर सकती। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कॉन्ट्रैक्ट होता है और कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज इन्वॉल्व होंगी और एक पार्टी की फाइनेंशियल एसेट होगा, वो हम भी हो सकते हैं अगर हम एज अ रिपोर्टिंग एंटिटी देख रहे हैं। और जो अगर हम रिपोर्टिंग एंटिटी के तौर पे फाइनेंशियल एसेट होल्ड कर रहे हैं तो हमारा फाइनेंशियल एसेट किसी और की फाइनेंशियल लाइबिलिटी या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होगा। और अगर हम अपनी फाइनेंशियल लाइबिलिटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं एज ए रिपोर्टिंग एंटिटी, तो वो जो हमारे पास फाइनेंशियल लाइबिलिटी या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है वो किसी और एंटिटी का फाइनेंशियल एसेट होगा। तो एक एंटिटी के लिए फाइनेंशियल एसेट क्रिएट होता है और दूसरी एंटिटी के लिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्रिएट होता है। अब हमें डिस्कस ये करना है कि फाइनेंशियल एसेट क्या होता है। एसेट की डेफिनेशन तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि एसेट क्या होता है, लेकिन हर एसेट फाइनेंशियल एसेट नहीं होता। तो एसेट्स को हम देखेंगे कि कौन से एसेट्स फाइनेंशियल एसेट हैं और जो एसेट फाइनेंशियल एसेट नहीं होंगे वो फिर नॉन फाइनेंशियल एसेट होंगे। तो फाइनेंशियल एसेट की जो डेफिनेशन है उसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो वो बनती है कि फाइनेंशियल एसेट इज़ एनी एसेट दैट इज़ कैश। यानी कैश जो है उसको, यही डेफिनेशन है, वन ऑफ द डेफिनेशन। तो हम 4 डेफिनेशन डिस्कस करेंगे बेसिक लेवल पे। वैसे और भी हैं दो जो डेरिवेटिव नॉन डेरिवेटिव से रिलेटेड हैं, लेकिन बेसिक लेवल पर 4 डेफिनेशन डिस्कस होंगी, जिसमें पहली डेफिनेशन है कैश। तो आपका कैश इन हैंड और कैश एट बैंक ये बाय डेफिनेशन फाइनेंशियल एसेट है। फिर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी, यानी अगर आपने किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है, अगर आपने किसी कंपनी के शेयर ऑप्शंस में इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो भी आपका फाइनेंशियल एसेट होगा। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट। फॉर एग्जाम्पल आपका जो रिसीवेबल है, लोन रिसीवेबल है, इन्वेस्टमेंट इन लोन है, जिसमें आपका कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है कि आपको कैश मिलेगा या कोई और फाइनेंशियल एसेट मिलेगा, तो वो भी आपका फाइनेंशियल एसेट होगा। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू एक्सचेंज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अंडर कंडीशंस दैट आर पोटेंशियली फेवरेबल। तो फेवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू बाय अ बैंक, यानी अब बैंक ने एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ और उसमें उसने डॉलर किसी को सप्लाई करने हैं और डॉलर का रेट कम हो जाता है, तो बैंक को इस कॉन्ट्रैक्ट में फेवरेबल रहेगा उसके लिए। क्यों? क्योंकि उसने जो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है उसमें उसको ज़्यादा पैसे मिल रहे होंगे, डॉलर का रेट अब कम हो चुका है, तो उसे मार्केट से सस्ता डॉलर मिलेगा, जिससे वो सस्ते को लेके उस पर्सन के साथ जो है अपने कॉन्ट्रैक्ट को सेटल कर लेगा। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो फेवरेबल होते हैं और फ्यूचर में सेटल होने होते हैं, तो वो भी फाइनेंशियल एसेट होंगे। अब फाइनेंशियल एसेट की ये 4 डेफिनेशन है, यानी इनमें से किसी एक पर भी कोई एक भी क्राइटेरिया अगर मीट हो जाता है तो हम उसे फाइनेंशियल एसेट कहेंगे, और जो इनमें से कोई क्राइटेरिया मीट नहीं करता उसको हम फिर फाइनेंशियल एसेट नहीं कहेंगे, वो नॉन फाइनेंशियल एसेट होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ना कैश है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ना इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में सेल करेंगे तो पैसे मिलेंगे, लेकिन इट सेल्फ वो कोई कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश नहीं होता, ना ही उसमें कोई कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू एक्सचेंज इन्वॉल्व हो रहा होता है। सो बेसिकली प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट या इंटेंजिबल एसेट वगैरह जो हैं वो आपके फाइनेंशियल एसेट नहीं है। फिर बात करते हैं जी हम फाइनेंशियल लाइबिलिटी की। तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी इज एनी लाइबिलिटी दैट इज कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट। फॉर एग्जांपल लोन पेबल, फॉर एग्जांपल ट्रेड पेबल, फॉर एग्जांपल डिबेंचर्स इशूड, जिसमें आपने कॉन्ट्रेक्चुअली ऑब्लिगेशन ली हुई है कि आप
कैश पे करेंगे, कैश डिलीवर करेंगे, तो वो आपकी फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। या इसी तरह कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू एक्सचेंज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अंडर कंडीशन दैट आर पोटेंशियली अनफेवरेबल। जिस तरह अभी हमने बैंक के फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी, तो अगर डॉलर का रेट बढ़ जाता है तो बैंक के लिए वही कॉन्ट्रैक्ट अनफेवरेबल हो जाएगा, कि बैंक ने किसी को कहा हुआ है कि जी हम आपको 160 का डॉलर देंगे, बाद में 165 का डॉलर हो जाता है, तो बैंक के लिए कॉन्ट्रैक्ट 5 रुपीज़ से अनफेवरेबल है, कि मार्केट से 165 का डॉलर लेकर उस पर्सन को 160 में देना पड़ेगा, तो 5 का लॉस होगा बैंक को। तो जो कॉन्ट्रैक्ट अनफेवरेबल है वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी ट्रीट होगा। तो ये अगर हम दो डेफिनेशन देखें तो ये बिल्कुल जो है इन दो डेफिनेशन का अपोजिट है, जो थर्ड एंड फोर्थ डेफिनेशन हमने फाइनेंशियल एसेट की डिस्कस की थी। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होता है एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट एविडेंसेस अ रेजिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट्स ऑफ एन एंटिटी आफ्टर डिडक्टिंग ऑल ऑफ इट्स लाइबिलिटीज। तो एग्जांपल है इसकी इक्विटी शेयर्स इशूड बाय द एंटिटी। अगर एक कंपनी के एसेट्स में से तो उसकी तमाम लाइबिलिटीज डिडक्ट कर दी जाएं, तमाम लाइबिलिटीज पे कर दी जाएं, तो जो बाकी एसेट्स बचेंगे, रेजिडुअल जो बाकी बच गए, वो किसको मिलेंगे? वो किसको मिलेंगे? जिसके पास ये एविडेंस होगा कि वो एंटिटी का ऑनर है। और वो एविडेंस बेसिकली कौन से इंस्ट्रूमेंट, कौन से डॉक्यूमेंट से आएगा? वो आएगा इक्विटी शेयर से। तो इक्विटी शेयर या शेयर ऑप्शन वगैरह जो हैं, इनको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कंसीडर किया जाता है। सो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है जो एक एंटिटी का फाइनेंशियल एसेट और दूसरी एंटिटी का फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जो है क्रिएट करता है। और फिर फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन हैं। तो हम बेसिकली 4 डेफिनेशन हमने कवर किए, 1, 2, 3 एंड 4। अब यहाँ पर यह चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपका फाइनेंशियल एसेट है, दूसरे की फाइनेंशियल लायबिलिटी है। अगर आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपका फाइनेंशियल एसेट है और दूसरे की वो फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है, दूसरे का वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। तो ये एंगल सिर्फ क्लियर रखना है। फिर बात आती है सब्सटेंस ओवर फॉर्म की। तो बाज़ चीज़ें लीगल पर्सपेक्टिव से और तरह होती हैं और उनकी रियलिटी डिफरेंट होती है। अकाउंटिंग में हमेशा हम सब्सटेंस को फोकस करते हैं, लीगल फॉर्म को नहीं करते। तो सम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैव द लीगल फॉर्म ऑफ इक्विटी बट आर इन सब्सटेंस लाइबिलिटीज। तो लीगल फॉर्म ऑफ इक्विटी है तो हम उसे इक्विटी कंसीडर नहीं करेंगे, सब्सटेंस में लाइबिलिटीज हैं तो हम उन्हें लाइबिलिटीज कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एन इशूअर, यानी एक कंपनी जो है उसकी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है कि या तो उसने कैश डिलीवर करना है या एक और फाइनेंशियल एसेट देना है, तो वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं, अगर उनको लॉ में हम देखें तो लॉ उन्हें शेयर्स कहता है, उन्हें इक्विटी कहता है। लेकिन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को अगर बाय डेफिनेशन देखा जाए तो इसमें ये फाइनेंशियल लायबिलिटी हैं। ये क्यों फाइनेंशियल लायबिलिटी हैं? क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश है, और कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश हो तो फाइनेंशियल लायबिलिटी की डेफिनेशन मीट हो जाती है। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स लॉ की नज़र में इक्विटी हैं, लेकिन अकाउंटिंग के परस्पेक्टिव से इन सब्सटेंस वो लायबिलिटी हैं, क्योंकि उसमें हमारी जो ऑब्लिगेशन है वो कैश डिलीवर करने की है। देयरफॉर जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड होता है, अब लीगली तो उसे डिविडेंड नहीं कहते हैं, लेकिन उसको ट्रीट हम फाइनेंस कॉस्ट करेंगे और प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड करेंगे, जस्ट लाइक इंटरेस्ट। अब वैसे वो डिविडेंड कहलाएगा, लेकिन हम क्योंकि वो चीज़ लाइबिलिटी है तो उससे रिलेटेड जो अमाउंट है वो ट्रीट भी इंटरेस्ट के तौर पे होगी। इसके मुकाबले में जो इक्विटी शेयर्स हैं उनके ऊपर जो डिविडेंड होता है वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में रिकॉर्ड होता है, उसे प्रॉफिट और लॉस में आप इंटरेस्ट के तौर पे ट्रीट नहीं करते। सो हमने जो डेफिनेशन और सब्सटेंस का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, इसकी बेस पर अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं। सो एग्जांपल 1 है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग आइटम्स एज अ फाइनेंशियल एसेट और अ नॉन फाइनेंशियल एसेट, अ फाइनेंशियल लायबिलिटी और अ नॉन फाइनेंशियल लायबिलिटी और एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहले हमारे पास है ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल लायबिलिटी है और ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है। क्यों फाइनेंशियल लायबिलिटी है? क्योंकि ट्रेड पेएबल में हमारी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन होती है कि हमने कैश डिलीवर करना है। कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश मींस इट इज ट्रेड पेएबल इज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट इन लोन नोट्स ऑफ अनदर एंटिटी, यानी हमने किसी कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, लोन सर्टिफिकेट्स उसके लिए में हमारी इन्वेस्टमेंट है, हमारा तो वो फाइनेंशियल एसेट हो गया। अब फाइनेंशियल एसेट क्यों हो गया? क्योंकि जो लोन नोट्स हैं वो दूसरे का डेट इंस्ट्रूमेंट है, तो उसकी ऑब्लिगेशन है कि वो हमें पे करेगा और हमारा राइट है, हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश है, तो ये हमारा फाइनेंशियल एसेट ट्रीट होगा। बैंक लोन ऑब्टेन्ड, अब अगर हमने बैंक लोन लिया हुआ है तो ऑब्वियसली हमारी लायबिलिटी है और ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है, क्योंकि बैंक लोन का मतलब है कि हमने लोन वापस करना है, वी हैव कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश, तो दिस इज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी। ऑर्डिनरी शेयर्स इशूड, ऑर्डिनरी शेयर्स इशूड का मतलब है कि हमने शेयर्स इशू किए हुए हैं। अब जो शेयर्स हमने इशू किए हैं वो हमारा एसेट नहीं है, वो हमारी लायबिलिटी भी नहीं है, वो हमारी इक्विटी है, तो ये हमारा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होंगे। उसके बाद
इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशूड, तो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो हैं वो इक्विटी के नेचर में ही होते हैं, ये भी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होंगे। जबकि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो हमने डिस्कस किए थे वो हम लाइबिलिटी ट्रीट करेंगे। लेकिन इरिडीमेबल में तो एंटिटी की ऑब्लिगेशन नहीं है, वो तो फॉर लाइफ चलेंगे कंपनी के साथ, तो कंपनी ने उसके पैसे वापस नहीं करने होंगे अनलेस कि वाइंडिंग अप का एक इवेंट हो जाए जो कि काफ़ी रिमोट होता है। अनफेवरेबल फॉरवर्ड करेंसी कॉन्ट्रैक्ट, तो अनफेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट हो फॉरवर्ड करेंसी का तो ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है, यही कॉन्ट्रैक्ट फेवरेबल होता तो हम इसको फाइनेंशियल एसेट कहते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसकी सेम रिक्वायरमेंट है कि हमने फाइनेंशियल एसेट, नॉन फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी, नॉन फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो पहला आइटम है हमारे पास शेयर ऑप्शन इशूड। जस्ट लाइक ऑर्डिनरी शेयर इशूड, सेम शेयर ऑप्शन इशूड का कॉन्सेप्ट है कि ये भी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, पोटेंशियल है लेकिन है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशूड, यहाँ पे हमारा सब्सटेंस का कॉन्सेप्ट आता है कि लॉ तो इनको शेयर्स कहता है लेकिन सब्सटेंस में ये शेयर्स नहीं होते, ये लाइबिलिटी होते हैं, तो हम इनको फाइनेंशियल लाइबिलिटी ट्रीट करेंगे। इन्वेस्टमेंट इन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, अब जब हमने इन्वेस्टमेंट कर ली तो वो हमारा एसेट है, तो ये हमारा फाइनेंशियल एसेट ट्रीट होगा बिकॉज वी हैव कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश। प्रीपेड रेंट, अब प्रीपेड रेंट का मतलब ये है कि हमने रेंट एडवांस में पे कर दिया है, ये एसेट तो है लेकिन ये फाइनेंशियल एसेट नहीं है क्योंकि अब हमें बदले में कैश नहीं मिलना, हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश नहीं है, हमें बदले में क्या मिलेगा, हमें सर्विसेज मिलेंगी, हमें वो बेनिफिट मिलेगा कि हम एक प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकेंगे आने वाले टाइम में। तो हमारा कोई कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव अनदर फाइनेंशियल एसेट नहीं है, तो ये फाइनेंशियल एसेट नहीं होगा, इसे आप नॉन फाइनेंशियल एसेट कहेंगे। करंट टैक्स पेएबल, अब करंट टैक्स पेएबल जो है वो कैश में पे होना होता है, तो ये हमारी ऑब्लिगेशन तो है और हमने डिलीवर भी करना है कैश, लेकिन इंटरेस्टिंगली ये कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है। हम टैक्स इस वजह से पे नहीं करते कि हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया होता है, हम टैक्स इस वजह से पे कर रहे होते हैं क्योंकि हमारी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन होती है, क्योंकि लॉ की रिक्वायरमेंट है, लॉ हम पर अप्लाई हो रहा होता है, तो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट की वजह से हम पे कर रहे होते हैं। तो ये एक फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं होगी क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है, ये स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री जब हम सेल कर देते हैं तो वो रिसीवेबल बन जाता है, तब तो वो फाइनेंशियल एसेट होगा, लेकिन जब तक हमारे पास इन्वेंट्री हमने सेल नहीं की तो हमारा कोई कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश नहीं है। इन्वेंट्री हमारा एसेट है लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश उससे अराइज नहीं हो रहा अभी, तो ये एसेट तो है लेकिन नॉन फाइनेंशियल एसेट है। फिर अब हम रिकग्निशन को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ब्रीफली कि एक एंटिटी फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ को कब रिकग्नाइज करती है, यानी कब हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में उन्हें करते हैं। व्हेन एंड ओनली व्हेन द एंटिटी बिकम्स पार्टी टू द कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोविजंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, तो अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए हैं, आपकी एक लीगली इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, तो फिर तो आप फाइनेंशियल एसेट और लायबिलिटी को रिकग्नाइज करेंगे। अगर आप अभी निगोशिएट कर रहे हैं और अभी आपकी कोई आपके ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट की जो प्रोविजन है वो लीगली बाइंडिंग नहीं है, तो आप फाइनेंशियल एसेट और लायबिलिटी को रिकग्नाइज नहीं करेंगे। सो फाइनेंशियल एसेट जो है वो इन्वेस्टमेंट इन डेट भी हो सकता है और इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी भी हो सकता है। तो अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं तो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी है, अगर आप किसी कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर लेते हैं तो इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो हमने इस वीडियो में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के कवर करने थे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।